नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच की जंग को शुरू हुए 6 दिन गुजर चुके हैं। 7वां दिन है, लेकिन शांति की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और मिडिल ईस्ट की सीमा पहले ही लांघ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सेना को हथियार डालने को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही उन्होंने इराक में मौजूद कई कुर्द लड़ाकों को अपना सपोर्ट दे दिया है। ईरान ने भी शुक्रवार को तेल अवीव समेत कई जगहों पर मिसाइलें से हमला कर दिया। इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। कुल मिलाकर पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। चलिए आपको इस जंग के कई बड़े अपडेट दे देते हैं कि अब तक क्या हुआ है और आगे क्या संभावना है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। इस छूट से समुद्र में फंसे रूसी तेल टैंकरों को राहत मिलेगी और अब कुर्द भी बोल देंगे ईरान पर धावा, ये सवाल बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के लिए दिया खुला समर्थन। अगर ईरान और इराक के कुर्द समूह इस युद्ध में शामिल होते हैं तो ये संघर्ष में किसी बड़े जमीनी बल की पहली सीधी भागीदारी होगी। इन कुर्द समूहों को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध का भी अनुभव है। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। सऊदी अरब ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान के खिलाफ अभी हमला बड़ा स्तर पर होना बाकी है, यानी कि बड़ी लहर बाकी है। हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी के टॉर्पीडो हमले से ईरान का युद्धपोत इरिस डेना डूब गया। इसमें कम से कम 87 नौसैनिक मारे गए। वहीं अब श्रीलंका ने ईरान के दूसरे जहाज इरिस बुशहर को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे ट्रिंकोमाली बंदरगाह ले जाने का फैसला किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के कुर्द इलाके अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ हमला करना चाहते हैं तो उन्हें इससे कोई भी समस्या नहीं होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद नए सुप्रीम लीडर को चुनने में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खामनेई का बेटा इस पद के लायक नहीं है। ट्रंप ने कहा, खामनेई का बेटा कमजोर है। नए नेता को चुनने में मुझे भी शामिल होना चाहिए, जैसे वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज के मामले में हुआ। उन्होंने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का जिक्र भी किया। इससे पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ईरान की सेना से सरेंडर करने को कहा और उन्होंने ईरान की जनता से भी यही कहा कि वे उठकर सरकार को हटा दें। ट्रंप ने कहा कि 1979 की क्रांति के बाद से जो धार्मिक सरकार ईरान पर राज कर रही है उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड सेना और पुलिस से कहा कि वे हथियार छोड़ दें और अपने देश को वापस लेने में लोगों की मदद करें। ऐसा किया तो उन्हें बख्श दिया जाएगा। इसी बीच अमेरिका ने कुवैत में अपने दूतावास को खाली करने का आदेश दे दिया है। गुरुवार रात से शुक्रवार के बीच ये प्रक्रिया होगी। दूतावास के कर्मचारियों को गुप्त जानकारी नष्ट करने और सीक्रेट सर्वर साफ करने का आदेश दे दिया गया है। इजरायल की सेना प्रम्पीर ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल का सैन्य अभियान अब अगले चरण में जा रहा है। उनका कहना है कि अब ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि इस चरण में हम ईरानी शासन और उसकी सैन्य क्षमता को और भी कमजोर करेंगे। हमारे पास आगे और भी योजनाएं हैं जिनका अभी खुलासा नहीं करेंगे। शुक्रवार को ईरान के नए मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में कई धमाके भी हुए। दमकल कर्मी के एक रिहायशी इमारत में आग बुझाने की कोशिश वहां पर करते हुए जो टीम थी दमकल कर्मी की वो लगी रही। यह हमले तब हुए जब इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इजरायल ने कहा कि तेहरान समर्थित इस संगठन ने युद्ध में शामिल होकर स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि तेहरान ने तेल अवीव के केंद्र में मौजूद लक्ष्यों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा है कि अगर उनके देश पर ज़मीनी हमला हुआ तो उसके दुश्मनों के लिए ये बहुत बड़ी तबाही होगी। उन्होंने कहा कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि हम उनका सामना कर सकते हैं। सऊदी अरब ने बताया कि शुक्रवार सुबह उसने अपने एक एयरबेस की ओर से आ रही 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ये मिसाइलें प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ भेजी गई थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसराइल के हमलों में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है और 638 लोग घायल हुए हैं। इनमें बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हुए नए हमले भी शामिल हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगभग आपात स्थिति में पहुंच चुकी है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने
चेतावनी दी कि जो व्यापारी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ाएंगे उनके खिलाफ सैन्य अदालत में केस चल सकता है। यमन में ईरान समर्थित हूती संगठन के नेता अब्दुल मलिक अल हुती ने कहा कि उनका समूह कभी भी ईरान के अंदर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो तुरंत जवाब देंगे। उधर बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी बताया है कि राजधानी मनामा में 2 होटल्स और एक रिहायशी इमारत पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। इस हमले में संपत्ति को नुकसान हुआ लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। इससे पहले इसी हफ्ते में बहरीन में मौजूदा अमेरिकी नौसेना के ठिकाने पर भी ईरान की मिसाइलें दागी गई थी। अमेरिका इजरायल हमलों में ईरान के 1230 लोगों की मौत हुई है। ईरान में अब तक 1300 हमले हुए हैं। 14 मेडिकल सेंटर निशाना बनाए गए। ईरान में कई जगह पानी और बिजली सप्लाई ठप हो गई है। इजरायल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। ईरान बोला कि कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेस को उसने नुकसान पहुंचाया। यूएई की एतिहाद एयरवेज 6 मार्च से कुछ फ्लाइट से शुरू होंगी। कुवैत में अमेरिकी दूतावास खाली कराया जा रहा है। सऊदी अरब ने ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराई हैं। ट्रंप ने जंग के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को चीफ उसका बदल दिया है। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टी नोमम को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के प्रमुख पद से हटाने का फैसला लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि ओक्लाहोमा से सीनेटर मार्क वेन मुलिन 31 मार्च से डीएचएस की जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसल डीएचएस अमेरिका का एक अहम विभाग है जो देश की सुरक्षा, सीमा की निगरानी, आपदा से निपटने और आतंकवाद के खिलाफ काम करता है।